यहाँ पाकिस्तान में कोई चेक एंड बैलेंस है नहीं कि यहाँ कोई चीनी महंगी कोई या डालडा या घिया, मतलब हर चीज़ जो मिसाल है खाने के आइटम है गरीब की पहुँच से बहुत दूर है। दुकानों का किराया नहीं निकला, बिजली के बिल नहीं निकले, घर हम क्या लेकर जाएं? हम अपने बीवी बच्चों को क्या दें? ये लीडर किस लिए होते हैं? अवाम की सहूलत के लिए होते हैं या अवाम पे जुल्म करने के लिए होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, आज की जो सबसे बड़ी और अहम खबर है वो ये है कि श्रीलंका में पाकिस्तान और भारत का एक बड़ा मैच इस वक्त जारी है, जिसके नतीजे पर सबकी नज़रें हैं। नाज़रीन, अगर सियासी तौर पर बात करें, जहाँ सनसनी खेल जो जारी है, जैसे मार्केट्स और सड़कें वैरान होती थी, मार्केट्स बंद होती थी, लेकिन आज महंगाई की वजह से होने वाले एहतजाज और हड़ताल की वजह से मार्केट्स बंद हैं। इस पर अलमिया ये है नाज़रीन कि सियासी क़यादत इक़्तिदार के खेल में मगन है। कोई भी हल पेश करने की बजाय या तो बरीउल ज़िम्मा होकर एक दूसरे से हिसाब मांगता है या एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। मरियम नवाज़ अपनी हुकूमत का हिसाब देने की बजाय उल्टा सवाल उठाती हैं कि तरक्की को तनज़्ज़ुली में किसने बदला, महंगाई के जिनको किसकी वतन दुश्मन सियासत ने जन्म दिया, मज़लूमियत के नारे बुलंद करने से पहले अपनी फैलाई तबाही का हिसाब दें। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने भी कहा कि जो माशी तबाही हुई है वो एक साल में ठीक नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी इस वक्त खामोश है। तहरीक इंसाफ अपनी सियासी बका और अपने चेयरमैन की आज़ादी के लिए सियासी जंग लड़ रही है, तो दूसरी तरफ वफाकी वज़ारत ख़ज़ाना ने तेल, गैस और बिजली की कीमतें बढ़ने से महंगाई में मज़ीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया है। अब आज का जो पहला बड़ा सवाल होगा एक्सपर्ट्स के लिए वो यही है कि मुल्क में मुआशी तबाही, सियासी जमातों के एक दूसरे पर इल्ज़ामात, ज़िम्मेदार है कौन? करेंगे बात। मैं पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ आज होंगे, अहमद वली साहब होंगे, सलमान आबिद साहब होंगे, जावेद इकबाल साहब होंगे, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब आज के पैनल का हिस्सा हैं। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि मौशी बदहाली का शिकार जो इस वक्त पाकिस्तान जिस सिचुएशन में है, महंगाई आए रोज़ बढ़ रही है। पहले लोग बिजली के बिल लेकर सड़कों पर निकले, अब पेट्रोल आपके सामने है और अब तो ये भी कह दिया गया है कि आइंदा आने वाले दिनों में महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। जब पेट्रोल बिजली के बिल बढ़ते हैं तो जाहिर है खाने पीने की चीज़ें तो वैसे ही आवाम की पहुँच से दूर हैं। डॉक्टर साहब, ये जिस मौशी बदहाली का शिकार पाकिस्तान हो चुका है, इससे निकलने का कोई रास्ता है? तो देखें, एक तो शॉर्ट टर्म में ये रियलाइज करना पड़ेगा कि केयर टेकर सेटअप को भी बहुत ही, जिसे कहते हैं, क्लियर कट एक पॉलिसी बयान देना चाहिए इंपॉर्टेंट चीज़ों पे, जिसमें हमारी एक्सटर्नल फ्लोज हैं, जिसमें हमारी एनर्जी सेक्टर है और जिसमें हमारा मालियाती खसारा है। इन तीन पर, ताकि मार्केट्स को कुछ तकवीत मिले, रुपए की कदर को कुछ तकवीत मिले, एनर्जी पे जो इस वक्त लोग सड़कों पर हैं उसको तकवीत मिले, और ये सब करते हुए अपने एक्सपेंडिचर कट्स अगले 3 से 6 माह के बताने चाहिए। आई थिंक ये शॉर्ट टर्म, अगर मैं मुल्क को देखूं तो उसको इस तरह संभालना चाहिए। जो फॉरेन फ्लोज आने थे उनको इंश्योर करना चाहिए, और अगर SIFC के थ्रू कोई इन्वेस्टमेंट आ सकती है शॉर्ट टर्म में 3 से 6 माह में, जिसकी बातचीत चल रही है, तो उस पर आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। इस वक्त हमारी शायद जो कम्युनिकेशन है लोगों के साथ, डोमेस्टिक मार्केट्स के साथ, एक्सटर्नल प्लेयर्स के साथ और IMF के साथ, वो इस तरह से होनी चाहिए कि हम शॉर्ट टर्म के जो कॉम्प्लेक्स मसाइल हैं, और मैं समझ सकता हूँ ये लोग केयर टेकर्स जो इस्तीफा आए हैं वो सीजन लोग हैं, दिहाइयों से सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। सो कहने का ये मकसद है कि इन लोगों को थोड़ा सा उतना ही कॉम्प्लेक्स जवाब देना पड़ेगा चीज़ों का जो इस वक्त मांगता है। और ये भी याद रखिए कि ये एक लॉन्गर केयर टेकर है, एम्पावर्ड केयर टेकर है, सीजन्ड केयर टेकर है। हालात बिल्कुल आपने जैसे बयान किया और मैंने भी जैसे कहा कि एक्सटर्नल फ्लोज की भी ज़रूरत है, मालियाती खसारे को कम करने की ज़रूरत है, सप्लाईज को थोड़ा संभालने की ज़रूरत है, जैसे शुगर में देखा जा रहा है। इन चीज़ों पे बड़े क्लियर कट कम्युनिकेशन जो है वो करने की ज़रूरत है। आप ज़ाहिर है इसकी टेक्निकलिटीज़ को समझते हैं। आपके ख्याल में ये जो निगरान हुकूमत सख्त फैसले कर रही है, ये इसकी मजबूरी है या ये कोई मार्जिन निकाल सकते हैं कि आम आदमी को रिलीफ दे सके? देखिए, रिलीफ की जो इस वक्त पहलू है, अगर एनर्जी के लिहाज से आप पूछें तो बड़ा क्लियर कट है। 200 तक के यूनिट्स को प्रोटेक्टेड रखिए, ये ना कीजिए कि उनको अनप्रोटेक्टेड रखें, और उस पे IMF से बात कर लीजिए। जो इस वक्त जुलाई और अगस्त में हुआ है उसकी रिलीफ बेस्ट ये है कि बिल्स को स्टैगर किया जाए,
14 रुपए लगकर आ गया है लोगों के बिलों में। एवरेज 7 रुपए हमने बढ़ाया था, 2 महीने के बिल इकट्ठे आ गए हैं। ये एक एबरेशन है, यानी कि ये नॉर्मल से हट के एक चीज हो गई है। गो बैक टू द IMF, डिस्कस विद देम। वो भी मेरी तरह के वहां लोग बैठे हैं, मतलब 8-8, 10-10 PhDs हैं जो पाकिस्तान को 8-8 घंटे वॉच करें। स्टैंड बाय मुआहदा IMF के साथ, IMF कोई मार्जिन देगा डिस्कशन के बाद? ये बहुत अच्छा सवाल है, चूंकि मैंने पाकिस्तान का 2013-16 का सिर्फ वो वाहिद प्रोग्राम है जो पाकिस्तान ने कभी भी कंप्लीट किया था, उसको उस टीम के साथ एंकर किया है। IMF इज अ मैटर ऑफ निगोशिएशन। दुआ ये याद रखिए कि वो भी हमारी तरह डेटा देख रहे हैं। अगर आपके पास एक नया डेटा है, मैं आपके सामने एक नया डेटा रख रहा हूं कि यार ये हमने बढ़ाए थे पर ये 2 महीने के बिल इकट्ठे चले गए हैं, इसको क्या करना है। GST पहले आप 24 रुपए पे कैलकुलेट कर रहे थे ना, अब आप 29.5 पे कैलकुलेट कर रहे हैं, इससे भी बढ़े हुए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो गो बैक टू देम एंड टेल देम कि ये हमने GST बढ़ाया भी है और प्लस ये अब 29-30 रुपए पे लग रहा है। आपको यहाँ इस वक्त हमें बराह रास्त जाना है एशिया कप 2023 पाक भारत ये टाकरा इस वक्त आपको लिए चलते हैं। 9वीं विकेट गिर गई है भारत की बैटिंग की इंडिया ने, और इस वक्त जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो हम आपको अपडेट कर रहे हैं। एशिया कप भारत की 9वीं विकेट गिर गई है। एशिया कप 2023 261 रन्स पर ये 9वीं विकेट गिरी है। आज पाकिस्तानी पाकिस्तानी बॉलिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आई और इंडिया की बैटिंग इस वक्त जारी। 9वीं विकेट गिरी है 261 रन्स पर। एशिया कप है जी 2023, भारत की 9वीं विकेट गिर गई है। जी मैं आपकी तरफ आऊँगी जावेद इकबाल साहब। जिस तरह डॉक्टर साहब की हम गुफ्तगू भी सुन रहे थे, ज़ाहिर है मौशी माहिर हैं, वो ज़्यादा उन्होंने जो टेक्निकलिटीज़ हैं इस मामले में वो हमसे उन्होंने शेयर की हैं। तो जावेद इकबाल साहब, ये जो अगर हम सियासी नुक्ता नज़र से बात करें, सियासतदान एक दूसरे पर इल्ज़ामात डाल रहे हैं, सियासी जमातें, ज़ाहिर है पहले तहरीक इंसाफ थी, फिर PDM, वो तो वैसे भी बहुत सी जमातों का एक मुरब्बा थी। तो आपके ख्याल में अब ये असल ज़िम्मेदार कौन है मुल्की मुआशी तबाही का? क्योंकि ये तो दुरुस्त बात नहीं होगी कि हम निगरान हुकूमत को जिम्मेदार ठहराएं सिर्फ, और जो पहले हुकूमतें थी वो बरियो जिम्मा है। जावेद इकबाल साहब। जी दुआ, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि निगरान हुकूमत का जो मैंडेट है बहरहाल वो एम्पावर्ड तो है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी फरमाया, डॉक्टर खाकान साहब ने भी फरमाया, लेकिन बहरहाल उनका एक मैंडेट जो है वो बड़ा उनकी जो इख्तियारात हैं, जो उनकी लिमिटेशंस हैं वो बहरहाल महदूद हैं, केयर टेकर हैं, वो ज़्यादा डिसीजंस नहीं कर सकते। उन्होंने चलना है उसी IMF एग्रीमेंट के मुताबिक जो कि साबिक हुकूमत ने मुआहिदा किया था। लेकिन साबिक हुकूमत, जब PDM की हम बात करते हैं तो हमें उससे भी साबिक हुकूमत की तरफ जाना पड़ेगा। बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी उसने जो IMF के साथ मुआहिदा किया था उसने उस मुआहिदे को ऑनर नहीं किया। यानी हर चीज़ का एक पस मंज़र है, हमें उस पस मंज़र को देखना पड़ेगा, तभी हम उस मामले की समझ में जाएंगे। अब आप देखिए 2018 से पहले इस मुल्क की जो मईशत थी वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल भी हुई, और लेकिन जो ओवरऑल महंगाई की सिचुएशन है अब इसका ज़िम्मेदार कौन है, क्योंकि सियासी जमातें तो एक दूसरे पर ब्लेम गेम में मसरूफ़ हैं। जावेद इकबाल साहब, माज़रत हमें लाइव जाना पड़ा, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा फिर मैं आगे बढ़ूँगी। जो मैं अर्ज़ कर रहा था वो यही था कि देखें दुआ, हमें थोड़ा सा पस मंज़र में भी जाना होगा। हमें गुज़श्ता 2-3 हुकूमतों का अगर तकाबुली जायज़ा करें तो हमने देखा था कि 2018 में जो हुकूमत आई उसके बाद तहरीक इंसाफ की, उसने जो कमिटमेंट्स की IMF के साथ उसको ऑनर नहीं किया, उसको पूरा नहीं किया। अगर आप 2018 में जाती हैं तो 2018 के अंदर आपको पेट्रोल 65 रुपए का मिलता है, डॉलर 100 रुपए में मिलता है, आटा 35 रुपए किलो में मिलता है, घी 140 में मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये रेट्स वहीं पर रुकते, वक्त के साथ साथ इन रेट्स में इजाफा होता, लेकिन इस तेजी के साथ इजाफा नहीं होता, क्योंकि वो जो 3-4 साल का हमें एक गवर्नमेंट मिली वो शायद अंदाज़ा नहीं कर सकी कि चीज़ों को बेहतर अंदाज में मैनेज किया जा सकता था। तो बहरहाल वो 6% की एक GDP ग्रोथ को एक ब्रेक लग गई। उसके बाद जाहिर है कि फिर जब वो हुकूमत खत्म हुई, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए PDM की इत्तेहादी हुकूमत आई, तो उनके पास जाहिर है कि वक्त भी कम था। और आपको और हम सबको पता है, और हम इस पर बात करते रहे हैं कि IMF के साथ जो मुआहिदा हुआ उस मुआहिदे के लिए उन्होंने आप देखें कि वो क्या कहते हैं उसको, कि हमें ठीक ठाक उन्होंने
दबोच लिया उस सूरत हाल में। एक तो वो बार बार ये कहते थे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक सवरन गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट जब मुआहिदा करती है तो वो किस तरह से अपने मुआहिदे से फिर सकती है। तो हमारे पीछे ये भी एक लेबल लग गया और पीडीएम इस लेबल के साथ चलती चलती उन्होंने बहरहाल एग्रीमेंट तो कर लिया, लेकिन बहरहाल बहुत सी ऐसी चीजें हैं एनर्जी के हवाले से जो इस वक्त अवाम एहतजाज कर रहे हैं, उस पर मेरे ख्याल में इस निगरान हुकूमत को एक्शन लेना होगा और उस पर कुछ फैसला करना होगा और रिलीफ हर सूरत में आम आवाम को देना होगा। आप देखें कि जो मिसमैनेजमेंट हो रही है इस हवाले से, ये जो गर्दिशी कर्जा है, गर्दिशी कर्जा तो उसमें तो इदारा जाती नाअहली है, उसमें लीनियंसी है, इदारों की सुस्ती है, उसमें आम आवाम का, मेरा, आपका उसमें कोई कसूर नहीं है। वो तो उनकी वजह से सब कुछ बना, वो गर्दिशी कर्जा ना मेरी वजह से बना है और ना मेरी वजह से वो चल रहा है, लिहाजा मेरा क्या कसूर है। लाइन लॉसेज हो रहे हैं, बिजली की चोरी हो रही है, इसको रोकना है, इसका जो बोझ है। और फिर जिस तरह हम बात करते हैं कि सारी जो सहूलियात होती हैं वो अशराफिया को दी जाती हैं, अशराफिया से आपने इन सारी चीजों को मुंतकिल करना है और आम आदमी को जो इस मुल्क का असल स्टेक होल्डर है उसको आपने रिलीफ देना है। मेरे ख्याल में इस हवाले से जिस तरह निगरान हुकूमत कह रही है कि हमने फैसला करना है तो उसको जल्द से जल्द ये फैसला कर लेना चाहिए। ठीक है डॉक्टर जमीर अहमद खान साहब, निगरान हुकूमत को जल्द से जल्द फैसला कर लेना चाहिए, लेकिन निगरान प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट भी आपके सामने है कि इतनी महंगाई नहीं है जितना आपने शोर मचाया हुआ है। आपकी नज़र में असल जिम्मेदार कौन है? ये जो एक दूसरे पर सियासी जमातें इल्जामात लगा रही हैं, क्या ये जिम्मेदार नहीं है? या यकीनन देखो हुकूमत वक्त तो बहरहाल जिम्मेदार होगी, लेकिन एक ठंडी हवा का झोंका जो भी क्रिकेट के हवाले से एक अच्छी खबर आई है, वतन अजीज के तमाम लोगों को इसकी मुबारकबाद भी और वो खुश भी होंगे। लेकिन हम क्या करें, हमने वतन अजीज के लोगों को हकीकत भी तो बताना है। तो आ जाते हैं आपकी बात पर कि निगरान हुकूमत या जो भी हुकूमत वक्त है उसको पता था, ऐसा तो नहीं है। ये बड़ी मंजी हुई टीम है, अभी जिक्र हो रहा था इसका, बड़ी तजर्बेकार लोग हैं लेकिन बड़े ट्रेडिशनल लोग हैं। अभी जो वक्त आ गया है, जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं, जिस कॉम्प्लिकेशन से हम गुजर रहे हैं, उस कॉम्प्लिकेशन का इदराक नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर इस किस्म का बयान दे दें। उस कॉम्प्लिकेशन का अगर इदराक हो तो बकौल शायर का है ना कि अभी तो कुछ हुआ नहीं, अभी तो इब्तदा है ये, अभी वो वक्त आएगा कि सारी कौम रोएगी। और इसके अदाद-ओ-शुमार मैं आपको बता देता हूँ कि अदाद-ओ-शुमार क्या है। इस वक्त गरीब आदमी जो है उसके लिए जिंदगी इतनी अजाब बन गई है कि पत्ती जो है, चाय की पत्ती जिसमें वो सूखी रोटी डुबो के खा लेता था, वो अभी तकरीबन 95% 94% बढ़ गई है। आटा 95% 94.5% बढ़ गया है। चावल 67% बढ़ गया है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक। 30% पाउडर दूध बढ़ गया है। लोगों की तनख्वाह का 70% मामला जो है वो बिल और पेट्रोल के खर्च में आ जाता है। और ऐसी सूरत में पूरे पाकिस्तान में अगर लोग बाहर निकल आए हैं और उनको कोई लीडरशिप मिल गई है, सियासी पार्टी ने उनको कॉल दे दिया, शुक्र करें। अगर कोई सियासी पार्टी या कोई लीडरशिप न मिले तो श्रीलंका में आपने देखा कि बगैर लीडर के जब लोग निकले थे तो क्या हुआ। तो लिहाजा हमें उस वक्त से बिल्कुल डरना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस वक्त अब रहा सवाल की निगरान हुकूमत या इससे पहले वाली हुकूमत। ये दुरुस्त है कि नवंबर 22 में जो हुकूमत थी पहले, उस वक्त की उसने गलती की, उसने IMF का एक सॉवरन मुआहिदा जो है उस पर अमल दरामद नहीं किया, जिसकी वजह से दुश्मनियां हुई, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। लेकिन हम क्या करें, जब हमारा बजट बनता है तो 6,521 अरब का खुसारा उस वक्त हो जाता है और सूद देते हैं 5,831 अरब का। तो ये हुकूमत, इनको चाहिए मंदरजा झेल। बस आधे मिनट में बता देता हूँ मंदरजा झेल। जी डॉक्टर साहब, माजरत के साथ मैं, क्योंकि वक्त बहुत ही कम है और मेरे साथ दीगर एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आ गया है सवाल के अकॉर्डिंग। मैं आगे बढ़ूंगी, नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपको मजीद वक्त दूंगी। इम्तियाज़ गुल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। इम्तियाज़ गुल साहब, आपके ख्याल में कौन जिम्मेदार है इस वक्त मुआशी बदहाली का? ये एक दूसरे पर जो इल्जामात लगा रहे हैं, क्या ये बरी ज़िम्मा है? जी जनाब, कोई बरी ज़िम्मा नहीं है। जिन लोगों ने 1994 में इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के मुआहदे किए थे, जिन्होंने यहाँ से पेमेंट्स जो हैं वापडा के ज़रिए उन कंपनियों को यानी निजी बिजली घरों को डॉलर में करने के वादे किए थे, जिन लोगों ने गुज़श्ता 15 बरसों के दौरान गर्दिशी कर्जे के नाम पे खुद बहुत पैसे कमाए हैं, जिन लोगों ने
ख़ास तौर पे 2013 से 2018 के दौरान इजाफी बिजली खरीदी अपने, मैं समझूंगा, कमीशंस के लिए। उन्होंने गैर ज़रूरी तौर पे या नए बिजली घरों के मुआहदे करवाए, ख़ास तौर पे चीन के साथ। ये सारे वो लोग जिम्मेदार हैं, इसलिए कि अभी भी इस वक्त पाकिस्तान में 18 से 20 हज़ार मेगावाट बिजली पैदा ही नहीं की जा सकती, और बिल्कुल इसको कहते हैं आइडल कैपेसिटी, और वो उसके पैसे हमें ज़रूर देने पड़ रहे हैं। एक यूनिट नहीं पैदा हो रहा है, और ये सारा का सारा खाता जो है ये आसिफ अली जरदारी, ये नवाज शरीफ के उसमें जा रहा है, क्योंकि इनके अदवार में नए पावर प्लांट्स लगाए गए। वो पावर प्लांट जिनको ये चला नहीं पा रहे हैं, उनके लिए इनके पास पैसे नहीं है, और पाकिस्तान की मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो एक वक्त में ट्रांसमिशन या ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़रूरत है एक वक्त, वो 25 हज़ार मेगावाट से ज़्यादा नहीं है, जबकि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी 44 हज़ार मेगावाट है। तो वो तमाम लोग जो 44 हज़ार मेगावाट के बिजली घर बनवाने के जिम्मेदार हैं, कलीदी किरदार रखे, ये सब उसके जिम्मेदार हैं। जी अहमद वली साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, मैं एक तो आपको खुशामदीद कहूँगी, आप पहली दफ़ा हमारे पैनल का हिस्सा बने हैं। आप क्या समझते हैं असल जिम्मेदार कौन है इस मौशी बदहाली का? देखें, जैसे इम्तियाज़ गुल साहब बता रहे थे कि तमाम वो लोग जिन्होंने 1994 में मुआहदे शुरू किए, इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने लॉन्च किए, वो लोग, और आज तक जिन्होंने भी ये मंसूबे बनाए, वो ज़िम्मेदार हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान में जितने लोगों ने काम किया या जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स लगाए, उनके ऊपर ब्लेम तो आएगा कि करप्शन हुई, कमीशंस खाई गई। लेकिन अगर आप मुशर्रफ का दौर देखें तो मुशर्रफ दौर में बिजली बिल्कुल नहीं थी, यानी कि लोग ये तरस गए थे कि बिजली आए तो सही, यानी 1 घंटा बिजली आती थी, 1 घंटा नहीं होती थी। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं हुआ तो है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जितने लोग आए उन्होंने इस्लाहात नहीं की, इस्लाहात होती तो आज ये हम सूरत हाल जो देख रहे हैं ये ना होती। यानी इमरान खान साहब आए, उन्होंने भी इस्लाहात नहीं की, हालांकि वो इस प्रॉमिस के ऊपर आए थे कि उन्होंने इस्लाहात करनी है, इदारा जाती इस्लाहात करेंगे, वो किसी से डरते नहीं हैं। लेकिन ये कि जो दूसरी सियासी जमातें थी उनके ऊपर था कि वो उनकी सियासी मजबूरियां हैं, लेकिन मुशर्रफ साहब की कोई सियासी मजबूरी नहीं थी, वो भी बिजली पैदा नहीं कर सके, वो भी इस्लाहात नहीं ला सके। उसके बाद इमरान खान साहब आए, वो भी इस्लाहात लगाने में नाकाम रहे। अब ये जिम्मेदारी बनती है जो अगली हुकूमतें आएँ, यानी जो IMF की शराइत हैं, जो IMF कहता है कि आप इदारा जाती इस्लाहात लेकर आएँ, तो वो कब आएंगी? अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट है, क्या वो लेके आएगी या कोई और दौर आएगा? बिल्कुल आपने दुरुस्त सवाल उठाया है। अब बात तो वही है ना कि जब तक हम बार बार यही बात करते हैं, जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आता तो ज़ाहिर है मईशत उसी से जुड़ी है। अब सियासी जमातें तो खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मिसाल सामने है, वो दस्तखत करके अब कहती हैं 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए। अब देखते हैं क्या मामला। सलमान आबिद साहब, आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? असल जिम्मेदार है कौन? ज़ाहिर है अवाम सड़कों पर सरापा एहतजाज है, जमात इस्लामी उनका साथ दे रही है। देखिए दुआ, बात यह है कि पाकिस्तान अपनी तारीख की बदतरीन हुक्मरानी के दौर से गुजर रहा है, और ये मसला महज बिजली का नहीं है। जिस भी शोबे को उठाएंगे आपको उसकी गिरावट और उसका जवाल नजर आएगा। लेकिन मसला क्या है? सियासी जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए खुद कोई जिम्मेदारी लेनी नहीं है। सारा का सारा मलबा जो है वो डालना है दूसरों पे और साबका हुकूमतों पे। खुद ये नहीं मानेंगे कि हमारा तजर्बा, हमारा विजडम, हमारा विजन, हम जो सबसे बेहतर थे, हमारे पास रोड मैप था, हमने क्या किया पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ, पाकिस्तान की सियासत के साथ, पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ। अब अगर हमने एक दूसरे को ब्लेम गेम देना है तो फिर इसका मतलब यह है कि हम आगे कोई फ्यूचर का वे फॉरवर्ड नहीं ढूंढ सकते। हम एक ब्लेम गेम के अंदर ही रहना चाहते हैं। कोई ये नहीं बता रहा कि आगे हमने किस तरह से बढ़ना है, क्या जॉइंट एफर्ट्स करनी है, किस तरह से इकॉनमी के इशू, पॉलिटिक्स के इशू, सिक्योरिटी के इशू, गवर्नेंस के इशू डील करने हैं। तो हमारा पूरा का पूरा पॉलिटिकल डायलेमा ये है कि हम एक दूसरे की लातें खींचने के लिए, एक दूसरे की हुकूमतें गिराने के लिए, एक दूसरे को लेट डाउन करने की जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि जो भी आपने कहा ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वो नहीं आ पाएगी और ना आएगी। क्योंकि अगर आप इलेक्शन भी करवा दें और इलेक्शन भी शफाफ नहीं होते, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होते, तो उसके नतीजे में भी नया बुरहान पैदा होगा। और अब आप देखिए जो लोग हुकूमत में होते हैं
वो भी अब सारा मलबा डाल दे निगरान हुकूमत पे, निगरान हुकूमत डाल दे शहबाज शरीफ हुकूमत पे, शहबाज शरीफ हुकूमत डाल दे इमरान खान के ऊपर, और चलते चलते हम कायदे आज़म पे चले जाएंगे। हम कहेंगे जी वहां से आगाज हुआ था बर्बादी का। भाई सवाल ये है कि कोई तो हुकूमत की जिम्मेदारी लेना। ये जो अभी इम्तियाज साहब ने कहा, वलीद साहब ने कहा, कहां से माहिदे शुरू हुए और इन माहिदों की ऑडिट कौन करेगा, इनको कौन अकाउंटेबल करेगा? कहां ये पता चलेगा कि अगर आपने बिजली नहीं भी पैदा करनी तब भी आपने डॉलर में पेमेंट करनी है? कौन इस तरह के माहिदे करता था? अब इस वक्त मौका है ना, इन सारे माहिदों को सामने लाएं और पता चले किसने किकबैक्स लिए हैं, किसने कमीशन खाया है, कौन इसको जिम्मेदार है। अगर आप पिछला भी अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे तो फिर वे फॉरवर्ड क्या तलाश करेंगे? बिल्कुल आप वे फॉरवर्ड आप लिए फिर दोबारा हम वही हरकतें करना। बिल्कुल हमारे हर इदारे में, हर सेक्टर में इस्लाहात अनफॉर्चुनेटली, लेकिन वो हम करते नहीं हैं। आप तमाम मेहमानों का, जिनमें अहमद वली साहब हैं, सलमान आबिद साहब, जावेद इकबाल साहब, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, इम्तियाज़ गुल साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया नाज़रीन। लेकिन हम अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। चूँकि इससे पहले आपने ब्रेकिंग भी देखी, पाक भारत इंतहाई ये अहम मैच, इसी पर हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप का दिलचस्प मैच। पाकिस्तानी बॉलर्स ने भारतीय बैटिंग के आगाज़ पर ज़बरदस्त बॉलिंग की। टॉप 4 भारतीय बल्लेबाज जिनको आउट किया, जिनमें भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी शामिल थे और विराट कोहली भी। 266 रन जो हैं वो भारत कर सका, ऑल टीम आउट थी। 267 का टारगेट दिया पाकिस्तान को। इसी तमाम तर मामले पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मारूफ क्रिकेट तज्ज़ियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं, आप उन्हें एक्सप्रेस न्यूज़ में स्पोर्ट्स प्रोग्राम करते हुए भी देखते हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब आपके वक्त के लिए। अब किस तरह से आज के मैच को आप एलैबोरेट करेंगे, ख़ासतौर पर पाकिस्तान की बॉलिंग को कैसे देखते हैं? अब शाहीन आफरीदी की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे आप मिर्ज़ा साहब? बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ आपका। मसला ये है कि आज हमने 66 रन पर के 4 खिलाड़ी जो आउट कर दिए थे, जिसमें रोहित शर्मा, उसके अलावा विराट कोहली, शुभमन गिल वगैरह शामिल थे। लेकिन फिर उसके बाद जिस तरीके से स्लिप हुआ है मैच हमारे हाथ से, जो 138 रन की पार्टनरशिप हुई हार्दिक पांड्या और ईशान किशन के दरमियान, वो इस मैच को हमसे ले गई। कुछ गलतियां हुई, लेकिन शाहीन आफरीदी नो डाउट इस वक्त दुनिया के उन चंद बेहतरीन बॉलर्स में से हैं दुआ कि जो शुरू के इब्तिदाई ओवर्स में विकेटें लेते हैं, और आज भी उन्होंने यही किया। रोहित शर्मा को आउट किया, फिर विराट कोहली की उन्होंने विकेट हासिल की। लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की गिरफ्त में ये मैच आ गया था। 66 पे 4 थे, वहां बाबर आजम ने बड़ी गलती की, स्पिनर्स को वो लेकर आए और उनके स्पिनर्स जो थे वो इतने इंप्रेसिव नहीं रहे, चाहे वो शादाब हो, चाहे वो मोहम्मद नवाज हो, जिन्होंने सेट होने का मौका फराहम किया दोनों बैट्समैनों को, पांड्या को और किशन को, और वहीं से मैच। तो मिर्ज़ा साहब आप इस स्कोर को कैसे देखते हैं? 266 लेकिन फिर भी और 267 आखिरी ओवर में हमने काफी जी जी मिर्ज़ा आप इस स्कोर को टोटल कैसे देखते हैं? जो टारगेट दिया, क्या कहाँ गलतियां हुई जो अच्छा स्कोर कर गया इंडिया? जी दुआ, गलती वही हुई कि हमने 4 लिए थे 66 रन पर, वहां से मैच हमारे हाथ से निकल, जब हमने दोनों एंड से आती है, जब इस पे आए तो उनके बैट्समैनों को सिंगल डबल लेने का मौका मिला, उन्होंने कोई लंबी हिटें नहीं लगाई, और वहीं से फिर जो पार्टनरशिप डेवलप हुई हार्दिक पांड्या और ईशान किशन के दरमियान, वो पार्टनरशिप पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का सबब बनी। लेकिन मैं समझता हूँ 267 रन का टारगेट जो है पाकिस्तान अचीव कर सकता है, जो पाकिस्तान की बैटिंग है। लेकिन बारिश चूंकि हो रही है, अब उनको रिवाइज टारगेट मिलेगा डकवर्थ लुइस फॉर्मूले के तहत, तो अब देखते हैं कि रिवाइज टारगेट पे पाकिस्तान क्या करता है। बैटिंग में कौन सा प्लेयर, पाकिस्तानी प्लेयर आपको फॉर्म में नजर आ रहा है? उम्मीदें तो बाबर आजम से भी हैं, लोग फखर जमान से भी उम्मीदें लगा रहे हैं, और उनकी बात भी आपके सामने है। तो कौन सा प्लेयर फॉर्म में आपको नजर आ रहा है जो अच्छी बैटिंग करेगा? देखिए, पाकिस्तान की बैटिंग दुआ रिवॉल्व करेगी इमामुल हक, बाबर आजम, फखर जमान और रिजवान के गिर्द। ये 4 ऐसे सीजन कैंपेनर्स हैं कि जो अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, क्योंकि फिर 5वें पे आएंगे आगा सलमान, 6ठे पे इफ्तिखार, हालांकि उन्होंने सेंचुरी बनाई है नेपाल के खिलाफ। लेकिन मैं समझता हूं कि ये 4 जो टॉप के बैट्समैन हैं, इनके गिर्द रिवॉल्व करेगी। बाबर आजम तो है ही हमारी टीम का सबसे बेस्ट बैट्समैन, तो ये 4 के गिर्द रिवॉल्व करेगी। वैसे क्या प्रेडिक्शन है आपकी मिर्जा साहब आज? क्योंकि इसमें तो आपको पता है ना, जज्बात भी शामिल होते हैं। जब पाक इंडिया मैच की हम बात कर रहे होते हैं, तो प्रेडिक्शन क्या है आपकी? वैसे तो हर पाकिस्तानी का दिल करता है पाकिस्तान जीते, लेकिन जाहिर आप इस गेम को समझते हैं, तो क्या प्रेडिक्ट करेंगे आप?
देखिए दुआ, स्कोर हमने काफी करा दिया है, तो अगर स्कोर करा दिया है तो अब मुझे 50-50 चांस लगता है। वरना पहले अगर पाकिस्तान जल्दी आउट करता, किल पर जाते बाबर आजम, तो हमारे हाथ में था मैच। लेकिन बराबर का मुकाबला है। असल मसला बारिश का है, क्योंकि जब बारिश होगी तो रिवाइज टारगेट होगा, ओवर्स कम होंगे और टारगेट बढ़ता जाएगा, तो फिर पाकिस्तान पे प्रेशर होगा। अब देखते हैं कि उस रिवाइज टारगेट को पाकिस्तान कैसे चेस करता है। साहब, आपको लगता है ये इस प्रेशर से निकल जाएगी पाकिस्तानी टीम, और ये टूर्नामेंट के लिहाज से ये मैच जितना कितना अहम है? देखिए ये मैच इसलिए अहम है कि पाकिस्तान ने नेपाल को पहले 238 रन से हराया, भारत को हराकर हमारा मोरल जो है वो स्काई हाई हो जाएगा, और फिर दोबारा भी हमारा भारत से मुकाबला होना है सुपर 4 मरहले में, क्योंकि भारत नेपाल को हरा देगा। लेकिन इस टूर्नामेंट की जो अच्छी कारकर्दगी है पर जो भारत में शुरू हो रहा है, और वहां भी 14 अक्टूबर को हमारा मुकाबला अहमदाबाद में भारत की टीम से, जहां 1,32,000 तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है, तो रिफ्लेक्ट करेगी इस टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस एशिया कप की, वर्ल्ड कप पर पाकिस्तान के। जी बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब वक्त के लिए। ज़ाहिर है इस मैच से पाकिस्तानियों के जज्बात जुड़े हैं, पाकिस्तानी शायकीन डेफिनेट चाहेंगे कि पाकिस्तान जीते, और हमें बड़ी उम्मीदें हैं बाबर आजम से, फ़ख्र तमाम प्लेयर से, तमाम बैट्समैन से, क्योंकि अब इम्तिहान है बैटिंग लाइन का, और अब देखते हैं कि ये मैच कैसे होगा। बहरहाल एक्सप्रेस न्यूज़ की स्क्रीन पर लम्हा बलम्हा आपको अपडेट रखेंगे। आज के शो एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।